अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स। कल हमने जो है ना वेस्टर्न थिंकर्स को कंप्लीट कर लिया था। हमने टोटल जो पढ़े हैं वो 8, ठीक है, 8 स्टडी के हैं और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा इन्हीं एक में से ही आपका आता होता है पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स देखेंगे, जो थिंकर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो है अल मवर्दी। ये जो अल मवर्दी था ये 972 से 1058 एडी में इसकी बर्थ और डेथ डेट है, ठीक है। मवर्दी वाज बोर्न इन बसरा। कहाँ पे बोर्न हुआ? बसरा में, जो कि इराक में है। लेटर ऑन ही शिफ्टेड टू बगदाद। बाद में वो कहाँ शिफ्ट हो गया? बगदाद, बगदाद में। लेकिन इसकी जो चाइल्डहुड था, ही गॉट हिज बेसिक एजुकेशन, जो रिलीजियस एजुकेशन है वो इसने घर में ली। सो ही बिलोंग टू अ रिलीजियस पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल फैमिली। सही है। तो आफ्टर गेटिंग हिज बेसिक एजुकेशन ही मूव टू बगदाद फॉर हायर एजुकेशन। बगदाद में इसने फ़िक्का और शरिया को स्टडी किया। फ़िक्का एंड शरिया। फ़िक्का का क्या मतलब है? फ़िक्का मीन लॉ। So he was expert into Islamic law and Islamic religions. After completing his education, he started teaching, writing and reading. बाद में उसको जज के तौर पे भी अपॉइंट किया गया था और इसको मवर्दी को जो है ना पोस्ट दी गई थी, पोस्ट ऑफ चीफ जज। लेकिन बगदाद में ना क्या दी थी इसको? पोस्ट ऑफ चीफ जज की बगदाद में, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं की थी। तो यही इसका इंट्रो है जो आ सकता है एमसीक्यूज़ में, ठीक है। ये सारा मेन और ये डेट बर्थ हुई। अच्छा, इसकी जो फेमस बुक है वो फ़िक्का और शरिया है और अल अकरमुल सुल्तानिया है इसकी बुक का नाम। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ़िक्का एंड शरिया एक बुक है और दूसरी अल अकरम अल सुल्तानिया। अभी ये इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है थ्योरी ऑफ खिलाफत और इमामत। थ्योरी ऑफ खिलाफत या फिर इमामत। थ्योरी ऑफ खिलाफत और इमामत। अच्छा, हमने जब स्टार्ट में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हम पेपर को डिस्कस कर रहे थे, जो थिंकर्स हैं उनमें से हमने 2 अटैम्प्ट करने थे। तो जो अभी 8 वेस्टर्न थिंकर की हैं उसमें से तो 1-2 लाजमी आते होते हैं और ये जो है ना मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स भी हम काफ़ी पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी में से ही आएगा। आप चाहें तो पेपर में दोनों वेस्टर्न भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप दोनों मुस्लिम भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिस पे आपको ज़्यादा ग्रिप हो। अगर आपको 2 वेस्टर्न थिंकर ज़्यादा ईजी लगे हैं तो आप, ज़रूरी नहीं है कि एक वेस्टर्न और एक मुस्लिम आप पेपर में अटैम्प्ट करो, नहीं, आपको जो 2 आए ना, आ रहे हो और पक्के आते हो तो आपने वो अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और बाकी जो है ना वेस्टर्न थिंकर्स बहुत ईजी हैं, मुस्लिम थिंकर भी ईजी हैं। अच्छा, अब हमने जो ज़्यादा फोकस किया था वो वेस्टर्न थिंकर्स पे किया था क्योंकि आते भी ज़्यादा उसी में से हैं। अब हम इसका ना कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि वाई ही गेव थ्योरी व्हेन द मवादी वॉज लिविंग। उस टाइम पे ये वो पीरियड था। अच्छा, ये बनु अब्बास का दौर था, ठीक है। अलमवादी के टाइम पे बनु अब्बास का दौर था और उस टाइम पे बनु अब्बास का डिक्लाइन पीरियड था। उनका क्या था? डिक्लाइन पीरियड था। वहाँ पे जो है ना खलीफा को थ्रेड किया गया था। उसकी उनके थ्रेड के 3 मेन रीज़न थे। सिक्योरिटी रीज़न थी, और भी बहुत, मतलब 3 रीज़न थे, लेकिन जो मेन रीज़न थी वो क्या थी? थ्रेट थी, वो थी सिक्योरिटी रीज़न खिलाफत पे, ठीक है। सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं थी। एक था द थ्रेड ऑफ फातमियात फ्राम इजिप्ट, द फेयर ऑफ सुरजिक कमिंग फ्राम तुर्की और द फेयर ऑफ शिया टर्बाइल हु आर लिविंग आउटसाइड द बगदाद। जो बगदाद से बाहर वाले शिया टर्बाइल थे उनका डर था कि वो दाखिल ना हो जाएं।
सो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल थ्रेट भी बहुत ज़्यादा थे। एक्सटर्नल तो थे ही थे, इंटरनल थ्रेट भी थे। वो उनकी खिलाफत जो थी वो वीक हो चुकी हुई थी। सो मवादी, बिकॉज ही वॉज द एडवाइज़र टू द खलीफा, वो एडवाइज़र था, ही वॉज लिविंग इन बगदाद, ही वॉज गिविंग एडवाइस टू खलीफा ऑन रिलीजियस फेयर, उसने एडवाइस खलीफा को दी। मवादी ट्राई टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व खलीफा, वो मवादी जो था वो उसने प्रोटेक्ट किया खलीफा को और उनको प्रिजर्व किया। उसकी जो थ्योरी थी उसमें क्या था, ही वांट टू प्रोटेक्ट, ही वांट टू प्रोटेस्ट, और जो पावर है खलीफा की उसको सेव करने के लिए उसने थ्योरी दी। उसकी थ्योरी में जो है ना खलीफा बगदाद और खलीफे की प्रोटेक्शन और उसके लिए जो है ना उसने दिए, दैट इज़ वाई ही गिव द थ्योरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बगदाद, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ खलीफा। अब हम थ्योरी देख लेते हैं। इस अगर कॉन्टेक्स्ट को एक लाइन में बयान करूं तो उसकी जो थ्योरी देने का मकसद क्या था, ये जो वीक हुई थी, ये जो खिलाफत वीक हुई थी, टू प्रोटेक्ट द खिलाफत एंड टू प्रोटेक्ट द बगदाद, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ही गिव द थ्योरी। अब थ्योरी में मवादी ने अपनी खिलाफत को एक्सप्लेन किया, उसने डिफरेंट क्वालिफिकेशन दी, 7 उसने क्वालिफिकेशन दी फॉर खिलाफत। अब न्यू खिलाफत जो आएगा, न्यू खलीफा बनेगा, उसमें 7 क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो मवादी ने बताई। अब वो 7 क्वालिटीज़ कौन सी हों वो अभी हम डिस्कस करते हैं। पहली होनी चाहिए, यहाँ पे लिख लेती हूँ, विजडम होना चाहिए, उसमें करेज होना चाहिए, ब्रेवरी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज किसका? इस्लामिक नॉलेज, रिलीजियस नॉलेज। इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल सेंस होनी चाहिए उसको, फिजिकल सेंस, ठीक है। और खलीफा मस्ट बिलोंग टू कुरैश, वो बनु कुरैश के बनु कुरैश का रहने वाला हो। खलीफा मस्ट टू बिलोंग बनु कुरैश। ये 7 क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक खलीफा मुंतखब करने में। अच्छा, अब दूसरा उसने पॉइंट दिया, पहला तो उसने क्या दिया कि ये सारी क्वालिटीज़ का पहला पॉइंट दिया। दूसरा उसने क्या बोला, अपॉइंटमेंट के, खलीफे को अपॉइंट कैसे करेंगे, यहीं पे कर देती हूँ बल्कि, ताकि पहला पॉइंट क्या था कि उसमें क्वालिटी क्या हो, ये क्वालिटीज़ हों। दूसरा पॉइंट अपॉइंटमेंट, कि अपॉइंट कैसे किया जाएगा एक खलीफे को। मवर्दी प्रोवाइड 2 मेन मेथड टू अपॉइंटमेंट, किसी भी एक खलीफे को अपॉइंट करने के लिए उसने 2 क्या दिए, मेथड, 2 मेन मेथड। अच्छा, वो क्या कहता है, पहला क्या कहता है, खिलाफा या फिर इमाम है वो इलेक्ट होगा, या खलीफा या इमाम जो भी, वो या इलेक्ट होगा या फिर सेलेक्ट होगा, ठीक है। इलेक्ट प्रोसेस होगा और सिलेक्ट प्रोसेस होगा। अगर तो मैं अब आपको यहाँ से बताती हूँ, ये अपॉइंटमेंट है ना, दो तरीके से होगा, या तो इलेक्टेड होके या फिर सेलेक्ट ही हो जाएगा डायरेक्ट। अब वो सेलेक्ट भी कैसे होगा उसका भी देखते हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं अगर वो इलेक्ट होगा ना तो इसके भी 2 तरीके हैं, या वो कैपिटल या फिर वो शेवरा। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, मैं पहले लिख रही थी, अब इसका बताती हूँ आपको। मवर्दी से दैट इमाम कैन बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ कैपिटल, जो उसके लोग हैं ना वहां से, वो लोगों से वो इलेक्टेड होगा। जो इलेक्ट होगा सिर्फ वही लोग ही सिलेक्ट होंगे फॉर खलीफा के लिए। अब वो इमाम है ना, जो इमाम सिलेक्ट होगा, या तो वो लोग उसको इलेक्ट करेंगे, या फिर वो शेवरा है ना इससे इलेक्ट होंगे। शेवरा में क्या होता है, सिर्फ 5 या 6 बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना वो जो है ना सिलेक्ट करते हैं, और जिसका रेशो ज़्यादा होता है वो जो है ना मतलब बन जाता है खलीफा। या फिर लोग जो आम लोग होते हैं वो वोट देंगे और उससे सिलेक्ट होगा, या फिर डायरेक्टली ही सिलेक्ट हो सकता है, मतलब कोई एक बड़ा उठ के उसको सिलेक्ट कर दे। ये इन 2 प्रोसेस से समझ आइए आपको। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन कि इमाम अब फॉर एग्जांपल एक सिलेक्ट हो गया। अब प्रोसेस आप चेक करें ना, एक खलीफा उन्होंने सिलेक्ट करना है, सबसे पहले उसमें क्वालिटीज़ देखेंगे, एक बंदा है उसमें ये सब क्वालिटीज़ हैं, वो पास हो गए दूसरे प्रोसेस में आएगा, ठीक है। अब जो जो लोग अपॉइंट हुए हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब का वोट होगा, या तो लोग इलेक्ट करेंगे, उसको इलेक्ट करके बना देंगे, या फिर शेवरा के जरिए, यानी 7-8 मतलब जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो इमाम होते हैं, वो सब बैठेंगे और वो क्या करेंगे,
सिलेक्ट कर देंगे या फिर डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस से अब गुजरा, अब एक इमाम बन गया। अब उसका क्या फंक्शन होगा? फंक्शन ऑफ इमाम। मवर्दी ने ना 10 फंक्शन बताए, 10 काम बताए इमाम के। अब वो 10 काम कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करते जाते हैं। पहला, वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ इमाम इज टू प्रोटेक्ट द फेथ ऑफ इस्लाम। इस्लाम को वो क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट द फेथ ऑफ इस्लाम। इस्लाम को वो प्रोटेक्ट करेगा, वो प्रमोट करेगा इस्लाम को। वो डिफरेंट स्कॉलर्स, इस्लाम के डिफरेंट स्कॉलर्स है ना, उनको आगे आगे पहुंचाएगा ताकि वो इस्लाम आगे फैले। इस्लाम को फैलाएगा, मीटिंग्स करेगा, इस्लाम को मतलब डिफरेंट प्रोटेस्ट करेगा इस्लाम के लिए ताकि इस्लाम फैले। इस्लाम के लिए वो काम करेगा, ठीक है, इस्लाम को वो फैलाएगा। दूसरा जो उसका काम होगा ना, द इमाम मस्ट इंश्योर दैट द रिलीजियस, मतलब जो इस्लामिक लिमिट्स हैं और इस्लामिक पनिशमेंट्स हैं, आर इम्प्लीमेंट इन द स्टेट। इस्लामिक पनिशमेंट जो है ना वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। पहला उसने फंक्शन किया, इस्लाम को प्रोटेक्ट करेगा, उसकी हिफाजत करेगा, उसको दीन को फैलाएगा। दूसरा उसने बोला इस्लाम में जो हदूद हैं, जो शरी हदूद हैं, उसको पे काम करेगा। जो इस्लाम में लिमिट्स हैं, जो इस्लाम में सजाएं दी गई हैं, उस पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है। तीसरा वो पॉइंट क्या कहता है? वो जहाद को नहीं भूलेगा। जिहाद है ना जो स्टेट में रहेगा, हर एक इंसान के दिल में जहाद की ग्लोरी हो, ठीक है। जहाद इन द स्टेट फॉर द ग्लोरी ऑफ इस्लाम। कि अगर वक्त आने पर अगर कोई ऐसा मसला क्रिएट होता है, अगर कोई ऐसा मतलब नौबत आती है जहाद की, तो वो प्ले करेगा रोल, इस्लाम की ग्लोरी के लिए वो ये रोल प्ले करेगा। फोर्थ वो बात करता है टू प्रोटेस्ट द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। लाइक मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट आती है, कोई भी एक्सटर्नल कोई भी मसले होते हैं किसी और स्टेट के साथ, तो वो क्या करेगा? अपने मुल्क की दिफा करेगा, प्रोटेस्ट करेगा खुद को। और वो जो है ना मुल्क के लिए, मतलब एक्सटर्नल जो अफेयर्स है ना उसमें वो मुल्क को प्रोटेक्ट करेगा, वो भी देखेगा। अब फिफ्थ वो कहता है द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर्स। जो इंटरनल लॉ है, जो मुल्क के अंदर वाले लॉ है, उनको मेंटेन करेगा। जो भी लॉ है, जो भी ऑर्डर है, उसको क्या करेगा? मेंटेन करेगा। फिफ्थ क्या? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर्स, जो इंटरनल लॉ ऑर्डर्स हैं। सिक्स वो बात करता है द इमाम हैज टू इंश्योर दैट जस्टिस इज मेंटेन्ड इन द स्टेट। जो इंसाफ है, जस्टिस, वो स्टेट में मेंटेन हो। जस्टिस लाजमी होना चाहिए। और मतलब जो गरीब हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। जस्टिस में क्या आता है? इम्प्लीमेंटिंग द जस्टिस, ही हैज़ टू हेल्प द पुअर और नीडी। जो हार्श पीपल हैं, जो पावरफुल पीपल हैं, उनको ये क्या करेगा? उनके ऊपर सख्ती करेगा। हार्श लोगों पे, जो पावरफुल लोग हैं, जो गरीबों के साथ गरीबों का हक खाते हैं, उनके लिए वो लड़ेगा, गरीबों के लिए उनकी हेल्प करेगा और ज़रूरतमंदों की वो बस हेल्प मतलब करेगा, जस्टिस मेंटेन रखेगा इंश्योर, ठीक है। नेक्स्ट वो 7 पॉइंट कहता है, ही सेज इट इज़ ड्यूटी ऑफ इमाम टू कलेक्ट जो ज़कात है और जो भी ज़कात और खराज वगैरह आती है वो क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। खराज क्या होता है? ज़कात तो चलो पता है ना, मुसलमानों पे फ़र्ज होता है। खराज क्या होता है? खराज, खराज भी कलेक्ट करेगा और ज़कात भी। खराज वो होता है जो नॉन मुस्लिम है ना, उन पे ये फ़र्ज होता है। इट इज़ टेकन फ्रॉम नॉन मुस्लिम, ठीक है। इसको आप गूगल कर लीजिएगा खराज के ये क्या होता है। और एक और होता है जजिया। जजिया ये वो मनी होती है जो नॉन मुस्लिम स्टेट देती है मुस्लिम स्टेट को। मतलब एक और ये है मुस्लिम स्टेट, एक मुल्क है, और ये है नॉन मुस्लिम मुल्क। नॉन मुस्लिम जो है ना मुल्क, वो मुस्लिम ममालिक को जो देती है उसको कहते हैं जजिया, ठीक है। सिक्योरिटी के तौर पे देती है या प्राइस ऑफ इंडिपेंडेंस के तौर पे, उसको हम कहते हैं जजिया। और खराज क्या है? इज टेकन फ्रॉम नॉन मुस्लिम। देखो खराज भी नॉन मुस्लिम से ले रहे हैं, जजिया भी नॉन मुस्लिम। जजिया और खराज में आप फर्क समझे। खराज जो होता है जो मुल्क के अंदर लोग है ना, गैर मुस्लिम है मुल्क के अंदर, वो जो देंगे वो खराज है। लेकिन जब कोई दूसरा मुल्क, नॉन मुस्लिम मुल्क, एक मुस्लिम मुल्क को देगा तो वो जजिया है। समझ आई ये बात? अच्छा अब हम 8th देखते हैं। टू मैनेज बैतुल माल फ्रॉम वेयर ही विल हेल्प द पुअर एंड नीडी। बैतुल माल मतलब वो जो बैतुल माल है ना उसको मैनेज करेगा, और उस बैतुल माल का जो हिस्सा है, मतलब पैसे हैं, वो गरीबों की और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करेगा। अच्छा तो 9th पॉइंट क्या है? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इमाम टू अपॉइंट कैपेबल ऑनेस्ट पीपल इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। जो वजारात है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें लोग क्या होंगे? ऑनेस्ट होंगे, कैपेबल होंगे और रिस्पॉन्सिबल होंगे टू, सॉरी इमाम के रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑनेस्ट पीपल को वो अपॉइंट करें, ऑनेस्टी
जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें। 10th पॉइंट में कहता है द इमाम मस्ट इंश्योर दैट ही हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू पीपल, कि वो आम लोगों से भी मिल सके, डायरेक्ट एक्सेस हो, कि किसी के अगर कोई मसला हो तो वो डायरेक्ट सुन सके। लोग वजारात ये जो अभी पढ़ा है उसके ऊपर वो नहीं वो करता हो, रिलाई करता हो कि इनसे पूछे, नहीं, आम लोगों से डायरेक्ट वो पूछ सके, किसी से भी वो उठ के पूछ सकता है। ये 10 पॉइंट उसने दिए कि ये इमाम में ये 10 इमाम के फंक्शन हैं। अपॉइंटमेंट कैसे होगी वो भी देख लिया, क्वालिटी क्या होगी वो भी। अब ज़रा हम देख लेते हैं टुडे, आज के दुनिया में रेलिवेंस, कोई आज कोई है जो इस आज के दौर में जो इस थ्योरी को फॉलो करता हो। जो ईरान का सिस्टम है ना, वो थोड़ा मतलब ईरान का सिस्टम है वो कुछ परसेंट इन्फ्लुएंस्ड है बाय मैवदी थ्योरी, इसकी जो थ्योरी है उसके ऊपर। तो आज का ये था टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसको